हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में राइट विंग हार्डलाइन पार्टियों के साथ कोalition सरकार बनने के साथ ही उसकी डिप्लोमेटिक मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका के इशारे पर और दबाव में काम करता है और इजराइल को हर मुश्किल से निकालने के लिए अमेरिका उसकी मदद करता रहा है। ताज़ा खबर है कि यूनाइटेड नेशंस ने हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल के फिलिस्तीन पर कब्जे के सिलसिले में राय देने के लिए कहा है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई, जिसमें इजराइल और उसको सपोर्ट करने वाले कई मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जबकि कुछ ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस सबके बीच कतर ने इजराइल की नई सरकार के जरिए वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बढ़ाने और जेरूसलम को पूरी तरह से यहूदी शहर बनाने के प्लान की मजम्मत की है। उधर गजा में हमास का कहना है कि अगर फिलिस्तीनियों पर हमले बढ़ेंगे तो वे खामोश नहीं बैठेंगे। खुद इजराइल के प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग का कहना है कि मुल्क के लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा रखना चाहिए, मुल्क बर्बाद नहीं होगा। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर न्यूयॉर्क से है। यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र और उर्दू में अक़वाम मुत्तहिदा कहा जाता है, ने नीदरलैंड के हेग शहर में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट से फिलिस्तीनी जमीन पर इजराइल के कब्जे के बारे में राय देने को कहा है। रॉयटर्स के यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्टर मिशेल निकोलस ने बताया है कि 193 मेंबर वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कल फ्राइडे को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे के कानूनी नतीजों के बारे में राय बताने के लिए कहा है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इंटरनेशनल अदालत से इजराइल के कब्जे के कानूनी नतीजों, बस्तियां बसाने और इजराइल में शामिल किए जाने, आबादी के ढांचे में तब्दीली करने और जेरूसलम के पाक शहर के नेचर में तब्दीली के मकसद से किए जाने वाले इजरायली कोशिशों के बारे में भी राय देने के लिए कहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल अदालत से ये सलाह देने के लिए भी कहा है कि कैसे इजरायली कब्जा, उसकी पॉलिसी और वहां किए जाने वाले काम कब्जे की कानूनी हालत पर किस तरह असरअंदाज होते हैं और इससे सभी मुल्कों और यूनाइटेड नेशंस के लिए क्या कानूनी नतीजा निकलेगा। आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने आखिरी बार 2004 में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि इजराइल की तरफ से अलग अलग इलाकों के बीच रुकावटें खड़ी करना गैर कानूनी था। इजराइल ने अदालत पर सियासी असर का इल्जाम लगाते हुए फैसले को खारिज कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1967 की जंग में इजराइल ने वेस्ट बैंक, गजा और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया, जहां फिलिस्तीनी अपना मुल्क बनाना चाहते थे। 2005 में इजराइल गजा से हट गया, लेकिन पड़ोसी मिस्र गजा के बॉर्डर्स को कंट्रोल करता है। इंटरनेशनल कोर्ट यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी अदालत है जो मुख्तलिफ मुल्कों के बीच इख्तलाफात को निपटाती है। इसके फैसले बाध्यकारी यानी बाइंडिंग होते हैं, लेकिन उसके पास उन्हें लागू करने की कोई ताकत नहीं है। फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे के बारे में इंटरनेशनल अदालत की राय हासिल करने के लिए रेजोल्यूशन जनरल असेंबली के जरिए 87 वोटों की सपोर्ट से पास किया गया है। इजराइल, अमेरिका और 24 दूसरे मुल्कों ने इसके खिलाफ वोट दिया, जबकि 53 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस रेजोल्यूशन पर वोटिंग से पहले इजराइल के एम्बेसडर गिलाद एर्दान ने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल बॉडी यह तय नहीं कर सकती है कि यहूदी लोग अपनी मादर वतन में काबिज हैं। एक ऐसी अदालत का कोई भी फैसला जो मॉरल तौर से दिवालिया और सियासी तौर से बेहूदी यूनाइटेड नेशंस के जरिए बनाई गई हो, बेमानी है। इजराइल के साबिक प्राइम मिनिस्टर यायर लैपिड, जिन्होंने थर्सडे को ही बेंजामिन नेतन्याहू को हुकूमत सौंपी है, ने पिछले महीने दुनिया के लीडर्स से इस कदम की मुखालिफत करने की अपील ये कहते हुए की थी कि इस मामले को अदालत की राय लेने से सिर्फ राइट विंग हार्डलाइनर्स के हाथों में खेला जाएगा। मुख्तसर सिविल वार के बाद 2007 में हमास ने गजा पर कब्जा कर लिया था। हमास और इजराइल ने तब से 3 जंगें लड़ी हैं। उधर यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के एम्बेसडर
रियाज मंसूर ने कहा है कि रेजोल्यूशन पर वोटिंग एक नई शिद्दत पसंद इजरायली सरकार के बनने से एक दिन बाद हुई है, जो यहूदी बस्तियों को फैलाने और दूसरी सख्त पॉलिसी पर चलने का वादा कर रही है और उसकी मुल्क और गैर मुल्कों में नुक्ताचीनी हो रही है। मंसूर ने जनरल असेंबली से कहा कि हमें भरोसा है कि आज आपके वोट की परवाह किए बिना अगर आप इंटरनेशनल कानून और अमन बहाली में यकीन करते हैं तो आप इंटरनेशनल अदालत की राय को बरकरार रखेंगे और मौजूदा इजरायली सरकार के खिलाफ खड़े होंगे। इसी बीच कतर ने इजराइल की नई राइट विंग शिद्दत पसंद कोalition सरकार की तरफ से वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों के फैलाने और यरूशलेम का यहूदीकरण करने के प्लान्स की नुक्ताचीनी की है। दोहा में फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ्राइडे को जारी बयान में अल कुद्स और अल अक्सा मस्जिद को यहूदी बनाने की इजराइल की लगातार कोशिशों को यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल कानून के उसूलों की खिलाफवर्जी बताते हुए शदीद मजम्मत की है और इसे फिलिस्तीनी लोगों के हुकूक पर एक जबरदस्त हमला बताया है। बयान में कहा गया है कि इस तरह के कदम दो मुल्क बनाने के हल तक पहुंचने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाते हैं। कतर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कहा है ताकि इजराइल कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों को फैलाना रोक दें। हालांकि इजराइल और कतर के बीच बाकायदा ताल्लुकात नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल का गजा में कतर की तरफ से मदद बांटने के लिए दोहा के साथ तालमेल है। इजराइल में नई सरकार के बुनियादी उसूलों में इस यकीन के मुताबिक काम करने का वादा किया गया है कि यहूदी लोगों का इजराइल की जमीन के सभी हिस्सों पर एक खास और कभी नहीं खत्म होने वाला हक है, जिसमें वेस्ट बैंक भी शामिल है, और सरकार के कामों में इस नजरिए को बढ़ावा देना और डेवलप करना भी शामिल है। कोalition के उसूल ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार यरूशलेम की हालत को मजबूत करने के लिए काम करेगी। नेतन्याहू के मजहबी ज़ायोनीवादी पार्टी के साथ समझौते में प्राइम मिनिस्टर ने वेस्ट बैंक की जमीन के कब्जे को आगे बढ़ाने का वादा किया है, ये कहते हुए कि वो पॉलिसी बनाने और अमल करने को लीड करेंगे, जिसके ढांचे के अंदर यहूदिया और सामरिया पर पूरा कंट्रोल होगा। आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक को बाइबल में यहूदिया और सामरिया कहा जाता है। इसी बीच अल जजीरा के मुताबिक गजा में मौजूद हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा है कि नेतन्याहू की ऐलानशुदा पॉलिसी का मतलब है कि हम बड़े तनाव का सामना करेंगे और ये हमारे लिए दूसरे टकराव के इम्कानात को खोलता है। इसके हिस्से के तौर पर इजराइल फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ वायलेंस बढ़ाने और उनके हालात खराब करने, यहूदी बस्तियों के फैलाव के अलावा अल अक्सा मस्जिद के आसपास के इलाकों में फिलिस्तीनियों के खिलाफ पाबंदियां लगाना शामिल हो सकता है। कासिम ने वार्निंग दी है कि इससे इलाके के हालात धमाकाखेज हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमलों को बढ़ता हुआ देखकर खामोश बेवकूफ़ी से नहीं खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जब यरूशलेम और फिलिस्तीनी कैदियों की रेड लाइन्स पार करने की बात आती है तो हमास बचाव के लिए तैयार है। कासिम ने वेस्ट बैंक और गजा में फिलिस्तीनी ग्रुप्स के बीच इत्तेहाद की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के हकूक़ की हिफाजत के लिए और फिलिस्तीनी सुलह को आगे बढ़ाने के लिए मुत्तहिद फिलिस्तीनी पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। उधर इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग ने अपने शहरियों से कहा है कि राइट विंग हार्डलाइन लोगों के सरकार में आने की वजह से वो उम्मीद ना छोड़ें और ये ना समझें कि मुल्क बर्बाद हो जाएगा, बल्कि डेमोक्रेसी पर यकीन रखें। साथ ही उन्होंने सरकार से सभी इजराइलियों के लिए काम करने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इसाक हर्जोग ने फ्राइडे को कहा कि नई हार्डलाइन राइट विंग सरकार की पॉलिसियों से फिक्रमंद या मुल्क की पहचान के लिए खतरा महसूस करने वाले इजरायलियों को अपनी डेमोक्रेसी की मजबूती में ज्यादा यकीन रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह कहने का हक नहीं है कि मुल्क बर्बाद हो गया है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को पासपोर्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, यानी उनका कहना है कि मौजूदा हालात में मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। इजरायली प्रेसिडेंट का यह बयान हजारों इजरायलियों के जरिए नेतन्याहू की नई सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर किए गए प्रोटेस्ट्स के बाद आया है। ये प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के बाहर भी हुए, जहां सरकार बनाने की कार्रवाई जारी थी। यरूशलेम में प्रोटेस्ट करने वालों ने नेतन्याहू के करप्शन के मुकदमे की मजम्मत करते हुए कहा कि नई सरकार अदालतों को कमजोर करेगी। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां ली हुई थी जिन पर लिखा हुआ था, यरूशलेम में कोई जज नहीं है, हम डेमोक्रेसी मुखालिफ कानून का साथ नहीं देंगे, और नेतन्याहू, बेन गविर और स्मोट्रिच इजराइल की डेमोक्रेसी की
बुनियाद तबाह कर रहे हैं। आपने देखा कि इजराइल के लिए बज़ाहिर डिप्लोमेटिक मुश्किलात बढ़ रही हैं। मेरा समझना है कि यूनाइटेड नेशंस की सतह पर इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल के फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जे पर राय मांगना काफी अहम है, लेकिन मुमकिन है कि इसके जरिए भी इजराइल का काम आसान करना मकसद हो। अब से पहले यूनाइटेड नेशंस के दर्जनों रेजोल्यूशन इजराइल ने नहीं माने हैं। दुनिया की नजरों में धूल झोंकना अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस का काम रहा है। अब से पहले फिलिस्तीनियों को भरोसा दिया जाता था कि अलग फिलिस्तीन मुल्क बनेगा जिसकी ईस्ट यरूशलेम राजधानी होगी। अब अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया और अपनी एम्बेसी भी तेल अवीव से यरूशलेम में शिफ्ट कर दी। अब यरूशलेम से फिलिस्तीनियों की उम्मीद भी खत्म कर दी गई है। अब इजराइल दो मुल्क बनाए जाने के हल के बारे में कोई जिक्र नहीं करता। आने वाला वक्त बताएगा कि अब फिलिस्तीनियों को धोखा देने की क्या तैयारी है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।